हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुकोशल। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था एचटेट का पीजीटी लेवल 3 का। पहले भी हम दो पेपर डिस्कस कर चुके हैं, 2022 वाला और जो अभी लेटेस्ट हुआ था 2023 वाला। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर या इस डिस्कशन में हम हमारे जो 60 क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनको सोल्व करेंगे। बाकी लगभग 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, उनमें से 60 जो क्वेश्चन है वो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं और बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जनरल नॉलेज के, चाइल्ड साइकोलॉजी के, इन सब के। हम सिर्फ कॉमर्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। तो यहाँ से 91 से 150 तक हमारे कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। जो 91th क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करो। तो यहाँ पर हमें लिस्ट 1 दे रखी है, पढ़ते हैं। सबसे पहले है गुडविल, उसके बाद है सुपर प्रॉफिट, देन है नॉर्मल प्रॉफिट और है इंस्टीट्यूशनल गुडविल। यानी कि सारी जो चीज़ें हैं वो गुडविल से रिलेटेड है। अब हमें इनको मैच करना है। यहाँ पर दे रखा है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैट नेचर गुडविल और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो गुडविल क्या होती है। गुडविल यानी कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की क्या रेपुटेशन है। अब वो गुडविल किसके इक्वल होगी अगर हम इन चार ऑप्शन में से देखें? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैट नेचर गुडविल और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो जो गुडविल होती है, जब हम कोई बिजनेस को परचेज करते हैं तब उसके बदले में हम मतलब कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो कुछ एसेट्स आएंगी, कुछ लाइबिलिटीज आएंगी। तो ये जो हम एसेट्स खरीद रहे हैं इनके बदले में जो हम पैसे की पेमेंट करेंगे उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। कि हम इन एसेट्स को परचेज करने के बदले में क्या पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, क्या कंसिडरेशन की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो होता है परचेज कंसिडरेशन। अब अगर ये परचेज कंसिडरेशन हमने जितनी एसेट्स खरीदी हैं उसके बराबर है तो इसका मतलब है जितनी एसेट्स खरीदी है पूरी वैल्यू दे रखी है हमें और परचेज कंसिडरेशन भी दे रखा है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि जो हमारी नेट एसेट्स हैं, जितनी हम एसेट खरीद रहे हैं वो कम होती है और हम परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा की पेमेंट करते हैं। तो जब ये परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है और नेट एसेट्स जो है हमने खरीदी हैं वो कम है, तो इसका मतलब है कि कुछ गैप है। और ये जो गैप होता है ये गैप होती है गुडविल, कि हमें गुडविल की वैल्यू पे कर रहे हैं। इसलिए फिजिकली कोई फिजिकल फॉर्म में कोई एसेट नहीं आ रही, बल्कि एक इनटेंजिबल एसेट जो है वो हम परचेज कर रहे हैं। इसलिए हमने परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट के कंपैरिजन में ज़्यादा दिया है। तो जो परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट के बीच का डिफरेंस है वो होती है गुडविल। तो जो ए पॉइंट है हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, जो नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं ना उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट क्या होंगे? जो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट हैं वो कितने ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से। तो यहाँ पर दे रखे हैं हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो जाएंगे हमारे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हो जाएंगे एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद दे रखा है नॉर्मल प्रॉफिट। कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जितनी भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे जैसी कॉम्पिटिटर फर्म्स है वो कितना नॉर्मली जो प्रॉफिट है वो कमा रही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होंगे? जितनी हमने कैपिटल लगाई है उस पर नॉर्मल रेट क्या है कमाने की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो वो आते हैं हमारे नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट है फिर इंस्टीट्यूशनल गुडविल। ये जो इंस्टीट्यूशनल गुडविल है इसका मतलब है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ब्रांड है उसके नाम पे हमारी एक गुडविल बनी हुई है। तो ये जो ये जो इंस्टीट्यूशनल गुडविल होती है इसको हम बोलते हैं कैट नेचर गुडविल। ठीक है, ऐसे अलग अलग नेचर की गुडविल होती है। एक कैट नेचर गुडविल होती है, एक डॉग नेचर गुडविल होती है, एक रैट नेचर गुडविल होती है। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू की है उसको बोलते हैं कैट नेचर गुडविल और ये होती है इंस्टीट्यूशनल गुडविल। ऐसे जो डॉग गुडविल होती है ना, ये होती है कि जो हम मालिक है बिजनेस का उस मालिक के नाम पे एक गुडविल बनी हुई है। मतलब वो जो मालिक है उसका नाम के से एक रेपुटेशन जो बिजनेस की बनी हुई है वो उस गुडविल को हम बोलते हैं डॉग नेचर गुडविल। और कैट नेचर गुडविल यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, ब्रांड है, हमारा बिजनेस इंस्टीट्यूशन है उसके नाम से जो हमारी रेपुटेशन बनी हुई है वो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे सारे ऑप्शन मैच हो गए। अगर हम मैच करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 92। देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ परचेजेज ऑफ एन एसेट्स बिकॉज डैश अप्लाइज। यानी कि हम हमारी जो एसेट्स हैं वो बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे एंट्री करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स को। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जिस लागत पे हमने, जिस कॉस्ट पे हमने उनको खरीदा था उस लागत पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं?
मतलब ऐसा हम किस कंसेप्ट के बेस पे करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट पे, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर पे, कॉस्ट कंसेप्ट पे, या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट पे। तो देखो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि मैच करना है हमें, डबल एंट्री सिस्टम वाला सिस्टम होता है कि भाई रिवेन्यूज को एक्सपेंसेस से मैच करना, कोई भी एक आइटम है तो उसके आने का और जाने की दोनों एंट्री करनी है, वो मैचिंग कंसेप्ट होता है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब है कि हमें इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्लोज करनी है, कुछ छुपाना नहीं है। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि हमें जिस लागत पे हमें कोई भी संपत्ति, कोई भी एसेट हमने उस मतलब खरीदा है, उस कॉस्ट के बेस पे ही उसको रिकॉर्ड करना है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इस पर्टिकुलर आंसर का, कि कॉस्ट कंसेप्ट के बेस पे हम हमारी जो एसेट्स हैं उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू के बेस पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर हमें दे रखी है बिल, ए ड्रो ए बिल ऑफ ऑन 25 अक्टूबर 2021 फॉर 90 डेज एंड एक्सेप्टेड द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी। यानी कि एक विनिमय पत्र है जिसको 25 अक्टूबर 2021 को 90 दिन के लिए बनाया गया है और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब हमें बतानी है इसकी मैच्योरिटी डेट कब होगी। देखो मैच्योरिटी डेट का मतलब है कि कब इसकी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट कब करनी है, 25 अक्टूबर से है, 25 अक्टूबर से उसके अंदर ऐड करेंगे 90 डेज। उसके अलावा हम एक चीज़ और ऐड करते हैं, 3 दिन ग्रेस के ऐड करते हैं, ग्रेस के 3 दिन ऐड होते हैं जब हमारी बिल की। फिर आती है हमारी मैच्योरिटी डेट। अब हमें बतानी है मैच्योरिटी डेट। अब देखो एक डिफरेंस होता है, कई बार तो हमें मंथ दे देते हैं, जैसे यहाँ पर डेज दे रखे हैं। अगर मंथ दे रखे हैं तो सीधा हम 25 अक्टूबर से फिर नवंबर से दिसंबर से फिर जनवरी सीधा आ जाएंगे। लेकिन अगर डेज दे रखे हैं तो हमें डेज ही ऐड करने हैं। अब डेज में हमें कई महीनों में 30 दिन होते हैं, कई में 31 दिन होते हैं। तो अगर मंथ ऐड करने होते तो हम सिंपल से ऐड कर देते कि 3 महीने हैं, लेकिन डेज में देखना है कि किस महीने में 31 दिन है। ठीक है, वैसे अब 90 डेज में हम मान सकते हैं कि 3 महीने हैं, लेकिन उन चीज़ों को कंसीडर करना है, उन महीनों को कंसीडर करना है जहाँ पर 31 दिन होते हैं, तो ये एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर है हमारा 25 अक्टूबर 2021। अब हमें 90 डेज का है, तो 25 अक्टूबर से बात करेंगे 25 नवंबर तक, एक महीना, फिर नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद फिर जनवरी। यानी कि नॉर्मली देखें तो 25 जनवरी ये डेट आती है। अब 25 जनवरी है, लेकिन हमने देखना है कि 90 डेज ऐड करने हैं, लेकिन हमने 3 महीने ऐड किए हैं। तो कौन कौन से महीने में 31 दिन हुए? एक तो हमारे अक्टूबर में 31 दिन हो गए, उसके बाद नवंबर में तो 30 दिन होते हैं, उसमें दिसंबर में फिर 31 दिन हो गए, यानी कि ये 2 दिन एक्स्ट्रा जुड़ गए। 2 दिन एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो यहाँ पर 25 जनवरी की बजाय क्या होना चाहिए था, 23 जनवरी होना चाहिए। अब इस 23 जनवरी में हमने क्या ऐड करना है, 3 दिन ऐड करने हैं ग्रेस के। तो 3 दिन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26 जनवरी। ठीक है, अब देखो ये जो 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी को दिन हमें पता होता है कि छुट्टी होती है। जब 26 जनवरी को मतलब जिस दिन छुट्टी हो, अगर पहले से पता है कि इस दिन की छुट्टी होती है, यानी कि इमरजेंसी हॉलीडे नहीं है, पहले से पता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मैच्योरिटी डेट है वो एक दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। जैसे अब 26 जनवरी का पता होता है कि लीव होती है, तो इसलिए ये 26 जनवरी की डेट क्या हो जाएगी, 25 जनवरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 25 जनवरी। लेकिन अगर इमरजेंसी हॉलीडे है, यानी कि पहले से नहीं पता होता किस दिन की छुट्टी होगी और फिर छुट्टी हो जाए, तो वो अगले दिन शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इमरजेंसी हॉलीडे के केस में आगे शिफ्ट हो जाएगा डेट, और अगर नॉर्मल हॉलीडे है जिसका पहले से पता होता है, उसमें एक दिन पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 जनवरी थी, तो अब हमारा एक दिन पहले हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। अब देखो यहाँ पर बोल रखा है ए ग्रांट ऑफ 10 लाख टू ए स्कूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज गिवन। यानी कि 10 लाख रुपए की एक ग्रांट जो है वो दी गई किसको, एक स्कूल को, किस लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। चेक इज रिसीव्ड ऑन 1 फरवरी 2021 फरवरी को ये रिसीव हुआ बाय फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब बोला गया है कि व्हिल क्लोजिंग द अकाउंट्स, यानी कि जब हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे हमारे, देन नन ऑफ द अमाउंट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। इस अमाउंट का हमने कुछ भी पार्ट यूज नहीं किया। व्हिल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड वेयर सच अमाउंट विल बी शोन। यानी कि जब हम हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तब इसको हम कहाँ पर शो करेंगे, सिर्फ लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में, या इनकम साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या ओनली इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बाय एडिंग टू कैपिटल फंड, या नइदर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉर इन बैलेंस शीट, किसको कहीं भी शो नहीं करेंगे। अब देखो ये जो है वो क्या हुआ था, हमें एक डोनेशन राशि जो है, ग्रांट जो है वो रिसीव हुई थी। अब इस ग्रांट का हमने कोई भी यूज नहीं किया, यानी कि अब इसका यूज करना है। ये ग्रांट किस लिए थी, स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एक तरह से मतलब ये पैसा ये नहीं है कि हम इसको बिजनेस के लिए एक तरीके से इनकम की जैसे हो गया, ये एक लाइबिलिटी की जैसे है जिसको हमने यूज करना है
जो स्कूल मतलब एक बिल्डिंग है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एक लाइबिलिटी के जैसे है, तो हम इसको कहाँ शो करेंगे, इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है शायद। एक्स सोल्स गुड्स फॉर 20,000 इन कैश आफ्टर अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। गिव द अमाउंट विच विल बी डेबिटेड टू कैश एंड डिस्काउंट अकाउंट इन बुक्स ऑफ सेलर। अब देखो, एक तो बोल रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहा है। पहले मैंने एक पीछे क्लास में गलती से ये बता दिया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं और कैश के नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने कमेंट पिन भी किया है, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं की जाती। ठीक है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होती है उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें बोला गया है एक्स ने सामान बेचा 20,000 का और उसके ऊपर 10% की ट्रेड डिस्काउंट दे दी, तो यानी कि 20,000 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दी, तो अमाउंट कितनी बची 18,000। अब इस 18,000 पे 5% की और कैश डिस्काउंट दे दी, तो 18,000 पे 5% दे दी यानी कि 900 रुपये की और डिस्काउंट दे दी। तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अमाउंट विच इज डेबिटेड टू कैश, कैश में कितने पैसे आएंगे 18,000 है, उसमें से 900 की और डिस्काउंट दे दी, तो ये आ जाएंगे हमारे 17,100 रुपये तुम्हारे कैश अकाउंट में आ जाएंगे और डिस्काउंट में कितने आ जाएंगे 900। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन देखें 17,900, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। देखो, एक कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक कंपनी ने 200 शेयर्स 100 रुपये का एक फॉरफिट किए हैं। अब इनमें 70 कोल्ड अप है, यानी कि कंपनी ने मंगवाए कितने 70, और उसमें से भी जो होल्डर है उसने 50 रुपये ही दिए, तो 20 रुपये कम दिए, इसलिए क्या किया, शेयर को फॉरफिट कर दिया। अब दीज शेयर वर री इशूड, यानी कि अब इनको दोबारा से री इशू किया गया, कब, कितने में, 80 फुल्ली पेडअप में। देखो 100 का शेयर था, 80 में फुल्ली पेडअप किया, तो डिस्काउंट कितने की होगी, 20 रुपये की। अब हमें बताना है द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द री इशू एंट्री, यानी कि जब हम री इशू करेंगे तो जो फॉरफिचर है अकाउंट है उसको हम कितने से डेबिट करेंगे। हम देखो फॉरफिचर को कितने से डेबिट करते हैं, जितने की हमने डिस्काउंट दी है। डिस्काउंट कितने की दी है, 20 रुपये की दी है। कितने शेयर थे हमारे, 200 शेयर थे, तो सिंपल सा निकल जाएगा 200 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये हम डिस्काउंट के हैं, ये डिस्काउंट के कहाँ से चार्ज करेंगे, फॉरफिचर से, तो फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 4,000 से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 97। देखो, द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज, यानी कि जो कॉस्ट इनकर होती है, एक्रूड होती मतलब होती है, घटती है, इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेज, प्राइम कॉस्ट या मेजर कॉस्ट। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चे हैं जिनका हमें बेनिफिट कई टाइम तक मिलेगा, जैसे हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं हमारे वो। प्राइम कॉस्ट का मतलब है जो मेन प्राइम कॉस्ट है प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है जो। ठीक है, मेजर कॉस्ट ऐसा कुछ अलग से होता नहीं है, प्राइम कॉस्ट को भी मेजर कॉस्ट बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि कॉस्ट इनकर हुई है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमने मैन्युफैक्चर कर ली गुड्स, अब इन गुड्स को हम बेच रहे हैं, तो इन गुड्स को प्रोवाइड करने में जो खर्च जो कॉस्ट हुई है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेज। क्यों एक्सपेंसेज, क्योंकि प्राइम कॉस्ट तो मेनली ये हो गया ना कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट, की प्रोडक्शन में सारा कितना खर्चा आया वो होती है मेन प्राइम कॉस्ट, मुख्य जो कॉस्ट होती है, मेजर जो कॉस्ट होती है। तो एक्सपेंसेज जो है उनको हम एज ए डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को उनको हम एज ए एक्सपेंसेज ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक मिनट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, अब यहाँ पर पूछा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो सहकारी समिति होती है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या नहीं है, यानी कि प्रोटेक्टेड है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है, या थ्रो मेंबर्स होना चाहिए। तो देखो, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है 1912, उसके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। एथिक्स में बी डिफाइंड एज, यानी कि एथिक्स जो है, जो नीति शास्त्र है, उसको क्या कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ए कोड ऑफ मटेरियल, ए कोड ऑफ कंडक्ट, ए कोड ऑफ मैनेजमेंट, या ए कोड ऑफ कंट्रोल। तो सिंपल सी बात, इतनी बार ये चीज़ें हम पढ़ते हैं कि जो एथिक्स है इसका मतलब है ए कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता के रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100।
देखो मार्केटिंग से रिलेटेड सवाल है। ए रनर अप फर्म दैट इज फाइटिंग हार्ड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन एन इंडस्ट्री इज नोन एज, यानी कि एक रनर अप फर्म है जो क्या कर रही है, फाइट कर रही है हार्ड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन एन इंडस्ट्री इज नोन एज। उस फर्म को हम क्या जानेंगे? अब देखो ये फर्म होती है, मतलब चार कैटेगरीज हम कॉम्पिट की मार्केट शेयर के बेस पे हम जो फर्म है उनको डिवाइड करते हैं। एक मार्केट फॉलोवर होता है, एक चैलेंजर होता है, एक डेवलपर होता है और एक नीचर होता है। यानी कि एक होता है सबसे ज़्यादा जिसका शेयर है, ठीक है, उसको मार्केट डेवलपर बोलते हैं। फिर एक होता है मार्केट फॉलोवर। मार्केट फॉलोवर का मतलब है जो अपना जितना भी, मतलब ये तीसरे नंबर पे होता है। जैसे एक तो सबसे फर्स्ट पे, एक सेकंड पे, एक थर्ड पे और एक फोर्थ पे, यानी कि फोर्थ वाले का सबसे कम शेयर और जो फर्स्ट पे है उसका सबसे ज़्यादा शेयर। तो फर्स्ट पे होता है मार्केट डेवलपर, उसके मार्केट डेवलपर के बाद आता है मार्केट चैलेंजर, मार्केट चैलेंजर के बाद आता है मार्केट फॉलोवर, यानी कि जो अब जितना भी उसका शेयर है वो उसको जस्ट होल्ड करना चाहता है। और सबसे नीचे या सबसे लास्ट पे आता है मार्केट नीचर, जो बिल्कुल ही स्मॉल सेगमेंट जो है मार्केट का वो सर्व करता है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक रनर अप फर्म है, यानी कि रनर अप है, फाइट कर रही है हार्ड टू इंक्रीज मार्केट शेयर इन एन इंडस्ट्री में अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए कर रही है। तो ये होती है मार्केट चैलेंजर, जो सेकंड नंबर पे होती है ना मार्केट चैलेंजर, यानी कि एक तो सबसे फर्स्ट पे है और एक उसके बाद उसके पीछे होती है, वो अपना चाहती है कि वो अपना जितना भी शेयर है उसको इंक्रीज करना चाहती है अपने इंडस्ट्री के अंदर। तो वो सेकंड नंबर पे होती है मार्केट चैलेंजर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मार्केट फॉलोवर कौन होते हैं? वो जो अपना शेयर जितना भी शेयर है उसको होल्ड करना चाहते हैं। मार्केट नीचर जो सबसे छोटा सेगमेंट होता है, जो सबसे मतलब सबसे छोटे सेगमेंट मार्केट को सर्व करता है, वो होता है मार्केट नीचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, उससे रिलेटेड सवाल है। उसमें पूछा गया है कि जो नेशनल कमीशन के मेंबर होते हैं उनकी एज लिमिट कितनी है मैक्सिमम, तो ये होती है 65 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर। अब देखो ये जो लीडर से रिलेटेड सवाल है ये बहुत ज़्यादा आते हैं आपके इसमें एचटेट में। पहले भी हमने 2 पेपर किए हैं, उसमें भी कभी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर से, कहीं ट्रांजैक्शनल लीडर से। तो यहाँ पर पूछा है कि ट्रांजैक्शनल लीडर से, तो ये 2 लीडर होते हैं, एक तो होता है ट्रांजैक्शनल लीडर और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। इनको कंपैरिजन में पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा इंस्पिरेशनल सा, कुछ अलग सा कुछ काम मतलब तरीके से जो है वो एक तरह से प्रभावित करते हैं अपने फॉलोवर्स को। और ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है कि जस्ट उनको एक तरीके से थोड़ा सा गाइड करते हैं, वो होते हैं ट्रांजैक्शनल। तो अब यहाँ पर पूछा है कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये होता है हमारे ट्रांजैक्शनल लीडर की। ट्रांजैक्शनल लीडर में ये होती है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, लेजीज फेयर, ये ऐसी जो फीचर्स हैं वो होती हैं ट्रांजैक्शनल लीडर की। नेक्स्ट है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, ये भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की कि भाई एक अलग ही तरीके से प्रभावित करते हैं अपने फॉलोवर्स को। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, कि इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा ही उनके अंदर क्या बोल सकते हैं इंटेलिजेंस पावर्स होती हैं, वो उनके थ्रू अपना अलग ही तरीके से फॉलोवर्स को मोटिवेट करते हैं या उनको प्रभावित करते हैं। तो ये जो बाकी की जो 3 फीचर्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेशनल से रिलेटेड है। सिर्फ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रांजैक्शनल लीडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, ये भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। विच थ्योरी अज्यूम दैट द पीपल जनरली लेजी एंड विल अवॉइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सी थ्योरी जो है वो ये बताती है कि जो पीपल हैं वो जनरली लेजी होते हैं और काम को अवॉइड करना, काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करना पसंद करते हैं। अब देखो थ्योरी वाई है, पी है, जेड है और एक्स है। तो जो थ्योरी एक्स होती है वो बोलती है ये बात से कि जो लोग हैं, मतलब ये 2 थ्योरी है, एक तो थ्योरी एक्स होती है और एक होती है थ्योरी जेड। अब ये जो थ्योरी मतलब एक्स जेड नहीं होती, सॉरी वाई होती है, जेड भी होती है लेकिन ये अलग है, ये विलियम मोची के द्वारा दी हुई। जो एक्स और वाई है ये दोनों मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये एक्स तो बोलती है कि जो लोग हैं वो लेजी होते हैं, काम को अवॉइड करना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। लेकिन ये जो वाई है ये बोलती है कि नहीं, लोग काम करना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद करते हैं या वो अवॉइड करना पसंद नहीं करते, मतलब इसकी अपोजिट बात बोलती है, ठीक है। तो अब सवाल में पूछा गया है कि जो थ्योरी बोलती है कि लोग लेजी होते हैं, काम को अवॉइड करना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते, टालते हैं उनको, तो वो बोलती है थ्योरी एक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एफएम है, उसकी मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक विचारधारा जो है वो क्या है? फंड्स को कलेक्शन करना,
इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना कैपिटल को, मोर अटेंशन देना टू द प्रॉब्लम ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, यानी कि जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको ज़्यादा अटेंशन देना, उन पर ज़्यादा ध्यान देना, या फिर मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, यानी कि जो लंबे टाइम की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है उन पर ज़्यादा ध्यान देना। तो अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, जो हमारे पैसे हैं, कैपिटल है, उसको अच्छे से मैनेज करना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड। देखो यहाँ पर हमें पूछा गया है, दिया गया है कि इंटरनल एलिमेंट्स दैट मे इंटरफेयर विद द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज, यानी कि जो इंटरनल एलिमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट हम पढ़ते हैं ना, बिजनेस इन्वायरमेंट में 2 तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इंटरनल एलिमेंट है जो इंटरफेयर करता है यानी कि रोकता है क्या, कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करने से एक तरह से इंटरफेयर करता है उस चीज़ में, तो इंटरनल एलिमेंट है। देखो यहाँ पर हमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं, इनमें से 2 इंटरनल हैं और 2 एक्सटर्नल है, एक है स्ट्रेंथ, एक है वीकनेस, एक है अपॉर्चुनिटी और एक है थ्रेट्स। तो देखो जो थ्रेट्स हैं और अपॉर्चुनिटी है ये एक्सटर्नल है, और जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये इंटरनल है। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि ऐसा एलिमेंट जो इंटरफेयर करता है हमारी कंपनी की एबिलिटी को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, तो यानी कि वो नेगेटिव होगा, तो स्ट्रेंथ तो पॉजिटिव होती है, तो वीकनेस जो है वो क्या होती है, नेगेटिव, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा कि वीकनेस जो है वो एक इंटरनल एलिमेंट है जो इंटरफेयर करता है कंपनी की एबिलिटी में, जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसकी होती है। ठीक है, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में थ्रेट्स नेगेटिव हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106। इंटरेस्ट टू द अलाउड एट द रेट ऑफ 0.75% पर मंथ ऑन पार्टनर्स कैपिटल ऑफ 60 lakh, मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। If the net profit before charging interest on capital and manager's commission amounted to 14.85 lakh, then manager's commission will be, अब कैलकुलेटिव है, इसको हम अलग स्लाइड पे करते हैं। देखो यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो इंटरेस्ट है वो अलाउ किया गया है 0.75% रेट से। अब हमें यहाँ पर हमारा प्रॉफिट दे रखा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है मैनेजर का कमीशन कितना होगा। अब देखो मैनेजर का कमीशन कैसे निकलेगा, जो हमारा पहले प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से इन्होंने बोला है कि जो कमीशन है वो 5% है नेट प्रॉफिट का, लेकिन कब नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि उसके जो मतलब वो है, क्या बोलते हैं इसको, उसका खुद का जो कमीशन है वो चार्ज करने के बाद। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल पे कि इंटरेस्ट कितना है कैपिटल पे, तो हमारी जो कैपिटल है वो इन्होंने दे रखी है सवाल में, देखो यहाँ पर 60 लाख कहाँ गई, हाँ यार ये देखो कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो है 60 लाख। अब इसके ऊपर 0.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 को, तो ये आ जाएगा 9%, तो 9% हमने निकालना है 60 लाख का, तो ये हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये आ जाएगा 5,40,000। अब जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर इंटरेस्ट क्या रहेगा, नॉर्मल हमारा प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट है हमारा 14,85,000, जो 14,85,000 में से हम घटाएंगे हमारा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अब इन्होंने बोला है कि जो कमीशन है वो कैसे देना है, कमीशन देना है इंटरेस्ट घटाने के बाद, और उसके बाद उसका जो मैनेजर का खुद का जो कमीशन है वो भी घटाना चाहिए। तो जब देखो मैनेजर के कमीशन के बाद बोले तो हम रेट 5/100 की बजाय क्या लगाएंगे, 5/105। ठीक है, जब भी आफ्टर का केस दिया जाता है तो हम 5/105 करते हैं, यानी कि जितनी भी रेट दे रखी है उसको नीचे 100 में भी ऐड कर देते हैं, तो वो आफ्टर कमीशन हो जाता है, मतलब आफ्टर हिज कमीशन हो जाता है। तो अब देखो हमारा प्रॉफिट कितना बचा, हमारा प्रॉफिट बचा था 9,45,000। अब इस मैनेजर का कमीशन निकालेंगे 9,45,000 का 5/105, तो ये आ जाएगा हमारा 45,000। ठीक है, तो 45,000 आ जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। अब देखो यहाँ पर बोल रखा है ABC 3 पार्टनर हैं इन ए फर्म, इन द मिडल ऑफ द ईयर सी रिटायर फ्रॉम द फर्म विदाउट सेटलिंग हिज ड्यू। देखो 3 पार्टनर थे ABC, अब फिर क्या हुआ, साल के बीच में C जो है वो रिटायर हो गया फर्म में विदाउट सेटलिंग हिज ड्यू, यानी कि जो भी उसका C का हिस्सा था उसको सेटल नहीं किया और वैसे ही रिटायर हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को। अब हमें बोला गया है कि जो C है इज इंटाइटल टू गेट डैश टिल द फाइनल सेटलमेंट, यानी कि जब फाइनल सेटलमेंट होगी तो C को कितना हिस्सा, क्या हिस्सा मिलेगा।
हमारे ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अनसेटल्ड अमाउंट टिल सेटलमेंट, कि जितनी भी अनसेटल अमाउंट है जिसको सेटल नहीं किया गया है उस पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है शेयर इन अ प्रॉफिट अर्न बाय फर्म, यानी कि जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है इन टिल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट के सेटल होने थे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें उसको हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। यानी कि जब तक भी उसका अकाउंट सेटल नहीं किया जाता तब तक फर्म में जितने भी प्रॉफिट होते हैं उस प्रॉफिट में उसका पहले जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा था उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, मतलब हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट है शेयर इन अ प्रॉफिट, यानी कि शेयर मिलेगा प्रॉफिट में अर्न बाय द फर्म टिल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट प्रपोर्शनेट टू हिज अनसेटल्ड अमाउंट टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में उसको हिस्सा कितना मिलेगा, उसको हिस्सा मिलेगा उसकी कैपिटल के हिसाब से। मान लो कि 100 करोड़ रुपए की कैपिटल लगी हुई है, तो उस 100 करोड़ में अगर उसकी 10 करोड़ कैपिटल है तो यहाँ पर उसको 10% हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जितनी भी उसकी जितनी भी कैपिटल उसकी बचती है जिसको देनी है उस अमाउंट के हिसाब से उसका जो है वो प्रोपोर्शनेट जो है वो हिस्सा निकाला जाएगा, उस हिसाब से उसको सेटलमेंट की जाएगी। अब फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है या तो 1 और या फिर 3, इन दोनों में से एक। देखो यहाँ पर हमें बोला गया था कि अगर उसकी अनसेटल अमाउंट हो तो उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, तो ये फेयर तरीका है, इस तरीके से भी पेमेंट सेटल किया जा सकता है। और यहाँ पर जब बोला कि उसकी जितनी भी कैपिटल बचती है उसके हिसाब से उसको शेयर दिया जाएगा, तो ये भी सही तरीका है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है कि इधर ऑप्शन 1 और 3 जो है वो राइट हो जाएंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो शेयर है उसमें प्रॉफिट ने अर्न किया है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका है, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा उस हिसाब से नहीं रहेगा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। अब उसका जितनी भी उसकी कैपिटल बाकी है उस कैपिटल के हिसाब से जो उसका हिस्सा बनता है, जो कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में जो उसका हिस्सा बनता है वो अमाउंट उसको दी जा सकती है, ठीक है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ रॉन्ग, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 108। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। ABC 3 पार्टनर हैं। ओके, देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग इज 50,000, 60,000 और 70,000। उनकी शुरू में कैपिटल कितनी थी? 50, 60 और 70। उसके बाद ए ने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की 20,000 आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद 20,000 नई कैपिटल लेके आया। उसके बाद जो बी है उसने 25,000 इंट्रोड्यूस की 6 महीने बाद, सी ने 9 महीने बाद इंट्रोड्यूस की। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में 25,800 रुपये प्रॉफिट हुआ, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो। इसको कैपिटल रेशो में बांटा जाएगा। वट विल बी द शेयर ऑफ ए। अब देखो हमें ए का शेयर निकालना है और बांटेंगे कैसे प्रॉफिट को? कैपिटल रेशो में, तो हमें कैपिटल के हिसाब से रेशो निकालना पड़ेगा। कैपिटल के हिसाब से रेशो निकालेंगे तो स्टार्टिंग वाली कैपिटल तो सही है, ये कितने टाइम के लिए रही है। अब देखो इसमें कैसे निकालते हैं हम, ये जो 50, 60, 70 कैपिटल है ये पूरे 12 महीने रही है, तो इसको इनको सबको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अलावा इसमें क्या ऐड करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल इन्होंने ली, जैसे 20,000 है ये 3 महीने बाद यानी कि 9 महीने के लिए ये कैपिटल रही। उसके बाद 25,000 है ये 6 महीने के लिए रही, और जो 30,000 है वो 9 महीने बाद आई, तो यानी कि 3 महीने ये रही। तो इनके हिसाब से इनका प्रोपोर्शनेट निकालेंगे और फिर हम रेशो निकालेंगे। 1 मिनट, देखो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। शुरू में देखो इनकी कितनी कैपिटल थी, शुरू में इसकी एक की थी 50,000, उसके बाद 60,000 और 70,000। ये कैपिटल कितने टाइम के लिए रही? पूरे 12 महीने के लिए रही, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो कैपिटल है, जैसे कि ए ने इंट्रोड्यूस की कैपिटल 20,000 की 3 महीने बाद, तो यानी कि 3 महीने बाद, तो 12 में से 3 घटाएंगे, 9 महीने के लिए 20,000 रुपये रहे, तो 20,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो बी है उसकी 25,000 कैपिटल रही 6 महीने के लिए, तो 25,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सी जो है उसकी कैपिटल 9 महीने बाद आई, तो यानी कि ये 3 महीने के लिए रही, तो इसको 3 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस हिसाब से हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 7, 80, 8, 70 और 9, 30। अब ये जो है इनका एक तरीके से कैपिटल रही। अब इस रेशो के हिसाब से, मतलब इस कैपिटल के हिसाब से हम रेशो निकालेंगे और उस रेशो में बांटेंगे ये जो 25,800 का प्रॉफिट है। तो यहाँ से हम रेशो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 26 रेशो 29 रेशो 31, इस रेशो में बांटना है। अब हमें सवाल में पूछा गया है ए का कितना हिस्सा होगा, तो ए का कितना होगा 26, और इनका तीनों का टोटल हो जाएगा 86, तो 26/86 निकालेंगे किसका? 25,800 का, तो ये आ जाएगा हमारा 7800 रुपये। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 109।
एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉलोइंग पेमेंट्स आर ड्यू, यानी कि जब फर्म डिजोल्व हुई तो उस टाइम पे इतनी पेमेंट ड्यू थी, यानी कि इनकी हमने पेमेंट करनी थी। सबसे पहले है 10,000 पार्टनर्स का लोन, उसके बाद है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 12,000, यानी कि 12,000 का हमने उधार में सामान खरीदा हुआ है। उसके अलावा 1,000 है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेलिंग ऑफ एसेट, इनकी जो एसेट है, जब हम फर्म को डिजोल्व करते हैं तो एसेट्स को बेचते हैं, तो उसको एसेट्स को बेचने के लिए जो खर्चे हुए वो 1,000 रुपये के, उनकी पेमेंट बाकी है। और कैपिटल दे रखी है ए की 5,000 और बी की 3,000। अब इनमें हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ पेमेंट एज पर द सेक्शन 48 अंडर पार्टनरशिप एक्ट। अब देखो पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन है 48, वो हमें बताता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट कि कैसे हमें पेमेंट करनी है, यानी कि पहले किसकी पेमेंट करनी है, फिर किसकी पेमेंट करनी है, फिर किसकी। तो देखो जो सबसे पहले किसकी पेमेंट करेंगे, जो आउटसाइडर हैं, जो बाहर के हैं, उनकी करेंगे। और उनमें भी किसकी करेंगे, सबसे पहले करेंगे जो हमने मतलब जहाँ से हमारी इनकम आई है उससे रिलेटेड जो खर्चे हुए हैं। जैसे कि जब हमने एसेट्स को बेचा तो वहीं से पैसे आए होंगे, तो एसेट्स को बेचने के टाइम पे जो खर्चा हुआ उसकी सबसे पहले पेमेंट की जाएगी, क्योंकि तभी तो प्रॉपर वहाँ से पैसे आएंगे। तो सबसे पहले हम पेमेंट किसकी करेंगे, जो एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुई है उनकी। उसके बाद जो भी आउटसाइडर बचे, अब देखो ये है पार्टनर का लोन, ये है पार्टनर की कैपिटल और ये है क्रेडिटर, तो ये तो पार्टनर से रिलेटेड ही चीजें हैं, ये भी पार्टनर से रिलेटेड है। आउटसाइडर कौन है, क्रेडिटर, तो फिर करेंगे क्रेडिटर्स की पेमेंट, यानी कि पहले तीसरे नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे। अब उसके बाद देखो एक तो लोन है, एक कैपिटल है, तो पहले तो लोन दिया जाएगा, उसके बाद कैपिटल की पेमेंट होगी, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये और फोर्थ नंबर पे ये। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस बन जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। अब देखो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कि जो सीक्रेट रिजर्व है उसको कैसे बना सकते हैं, मतलब किस आइटम के थ्रू बना सकते हैं। अब यहाँ पर है अज्यूमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रिवेन्यू, कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करें या उसको शो करें, तो इस तरीके से सीक्रेट रिजर्व बन सकते हैं। या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट शो इन अ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको हम शो ही नहीं कर रहे बैलेंस शीट में और P&L अकाउंट में। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, की लाइबिलिटी हमको हम ज़्यादा ओवर वैल्यू कर रहे हैं, उनको ज़्यादा दिखा रहे हैं। उसके अलावा है ऑल ऑफ दीज रीजन, यानी कि इन सभी रीजन्स की वजह से। अब देखो यहाँ पर सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं, वो रिजर्व जिनको हम दिखाना नहीं चाहते, एक तरीके से कुछ फ्रॉड, कुछ चीज़ें छुपा करके सीक्रेट रिजर्व बनाते हैं। तो ये सीक्रेट रिजर्व कब बनेंगे, जब हम या तो हमारी एसेट्स हैं उनको कम दिखाएं और लाइबिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा दिखाएं, तो इस तरीके से बन सकते हैं। तो यहाँ पे बोला इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट करो, तो एक तरीके से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कोई एसेट वगैरह खरीदी है, लेकिन हम उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, तो रिवेन्यू, तो इस तरीके से हम हमारी एसेट्स की कुछ वैल्यूज को छिपा रहे हैं, तो इससे सीक्रेट रिजर्व बन सकता है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट शोन इन अ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको हम शो ही नहीं कर रहे बैलेंस शीट में और P&L अकाउंट में, तो इस तरीके से भी हम सीक्रेट मतलब कुछ छुपा रहे हैं, छुपा करके रिजर्व क्रिएट करें, तो इस तरीके से भी रिजर्व क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटीज को ओवर वैल्यू कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी ज़्यादा दिखेंगी लेकिन एक्चुअल में उतनी है नहीं, तो इस तरीके से हम एक रिजर्व मेंटेन कर सकते हैं। तो तीनों ही तरीके हैं जिनके थ्रू हम सीक्रेट रिजर्व जो है वो बना सकते हैं। बेसिकली मेन पॉइंट याद रखना है कि एसेट्स को कम दिखा करके और लाइबिलिटीज को ज़्यादा दिखा करके सीक्रेट रिजर्व जो है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी पार्टनरशिप से रिलेटेड सवाल है। पार्टनरशिप फॉर्म इज अ कंपल्सरी डिजोल्व, यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको कंपल्सरी डिजोल्व किया जाएगा कब, इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म हैज़ बिकम इलीगल, कि कंपनी का जो बिजनेस है वो इलीगल हो गया है, कंपनी का क्या सॉरी फर्म का। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म हैज़ बिकम मोर देन 50, की 50 से ज़्यादा हो गए हैं मेंबर्स। उसके बाद है इफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स इज डन, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें चेंज किया गया। देन है आइदर 1 और 2 सर्कमस्टेंसेज अराइज, यानी कि या तो फर्स्ट और या फिर सेकंड सर्कमस्टेंसेज। अब देखो अगर पार्टनर्स 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो पार्टनरशिप को कंपल्सरी डिजोल्व करना जरूरी नहीं है, उसमें चेंजेज हो सकते हैं, मतलब उसमें कुछ फाइन वगैरह लगेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उस टाइम पे ये मतलब पार्टनर्स के नंबर घट जाएंगे, लेकिन कंपल्सरी डिजोल्व होने की कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती। फिर है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो उसमें भी फर्म का डिजोल्व होने का तो कोई बात ही नहीं है। अब ये है ऑप्शन नंबर 1 कि जहाँ पर बिजनेस इलीगल हो जाए, तो इलीगल हो जाए तो गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुसार कंपल्सरी उसको डिजोल्व कर दिया जाता है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, परमानेंटली एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 1 है अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेज ड्यू टू नॉन लाइबिलिटीज
अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रॉपरली इज कॉल्ड प्रोविजन। यानी कि एक ऐसी अमाउंट जो हमने बनाई है किस लिए, फ्यूचर के लॉसेस को मतलब मीट करने के लिए या उनकी भरपाई के लिए, ड्यू टू नॉन लाइबिलिटीज, उन दायित्वों के लिए, उन लाइबिलिटीज के लिए जो हमें पता है, अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइन, लेकिन उसकी अमाउंट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई ऐसा हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ये लाइबिलिटी हमारी बन सकती है, लेकिन इस लाइबिलिटी का तो हमें पता है कि ये लाइबिलिटी है, लेकिन इसकी अमाउंट नहीं पता, तो उसके लिए जो हम अमाउंट एक तरह से स्टोर करके या रिजर्व करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये बात बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अमाउंट सेट अपार्ट टू म्यूट फ्यूचर लॉसेस टू नॉन लाइबिलिटी इज कॉल्ड रिजर्व। यानी कि जो मतलब ये जो पिछले में बोली गई थी ना कि हम एक अमाउंट रखते हैं फ्यूचर लॉसेस के लिए और वो भी नॉन लाइबिलिटी के लिए, इनके रिजर्व बोलते हैं। जो पिछली बात थी उसमें तो ये बोल रहे थे कि इसको प्रोविजन बोलते हैं, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसको रिजर्व बोलते हैं। नेक्स्ट है, अमाउंट सेट अपार्ट टू म्यूट फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू अननोन लाइबिलिटी इज कॉल्ड प्रोविजन। देखो वहां पर था कि लाइबिलिटी का हमें पता है लेकिन अमाउंट का नहीं पता। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमें लाइबिलिटीज का भी नहीं पता कि ये इस चीज से रिलेटेड है, तो उनके लिए जो रिजर्व बना के रखें, मतलब जो ऐसा रखेंगे उसको प्रोविजन बोलेंगे। नेक्स्ट है, सीक्रेट जो रिजर्व है उसको शो किया जाता है एज ए सेपरेट आइटम इन अ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट के अंदर हम सीक्रेट रिजर्व को शो करते हैं। देखो ये तो सीधी सी बात है, गलत लग रही है, क्योंकि सीक्रेट रिजर्व है का मतलब छुपाने वाले रिजर्व हैं, जिनको गुप्त रिजर्व है, वो तो गुप्त रिजर्व को हम बैलेंस शीट में थोड़ा ना दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 तो सीधा सीधा ही गलत है। हमसे पूछा गया था सही क्या है, तो अब देखो सही क्या होगा, एक मिनट, बेसिक मतलब समझो आप लोग, एक तो रिजर्व का और एक प्रोविजन का। ये प्रोविजन और रिजर्व क्या होते हैं, देखो प्रोविजन का मतलब है जब हमें पता हो कि इस लाइबिलिटी, ये हमारी लाइबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो सकती है, लेकिन उसकी अमाउंट ना पता हो, तो उसके लिए जो हम पैसे स्टोर करके रखते हैं उनको बोलते हैं प्रोविजन। और रिजर्व का मतलब है कि हमें पता नहीं है कि किस लाइबिलिटी के लिए इनकी जरूरत पड़ जाए, लेकिन फिर भी अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए रिजर्व बना के रखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें लाइबिलिटी का भी पक्का नहीं पता होता, और प्रोविजन में क्या होता है, लाइबिलिटी का पता होता है। तो अब देखो यहाँ पर हमें बोल रहे थे कि अननाउन लाइबिलिटी है उसको प्रोविजन बोलेंगे, तो अननाउन लाइबिलिटी नहीं होती प्रोविजन के केस में, नॉन लाइबिलिटी होती है, यानी कि हमें पता होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहे थे कि नॉन लाइबिलिटीज को रिजर्व बोलते हैं, तो रिजर्व वाले नॉन लाइबिलिटी नहीं होती, रिजर्व वाले अननोन लाइबिलिटीज होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो प्रोविजन है वो क्या होते हैं, जहां पर हम एक पैसे की अमाउंट रखते हैं किसके लिए, नॉन लाइबिलिटी के लिए, जिसका हमें पता होता है। जैसे हम बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है ना कि डेटर्स जो है वो एक लाइबिलिटी, मतलब डेटर्स लाइबिलिटी क्या, जो डेटर्स के हैं उनकी प्रॉपर पेमेंट ना होने की वजह से एक लॉस हमें हो सकता है या लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो इस केस में हम प्रोविजन बना के रखते हैं। तो ये जो प्रोविजन है इसमें क्या होता है, लाइबिलिटी का पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता अमाउंट कितनी होगी, क्योंकि बैड डेट्स का हमें नहीं पता होता जब हम प्रोविजन बनाते हैं कि कितने डेटर्स हमें पेमेंट नहीं करेंगे। तो अमाउंट अननोन होती है और लाइबिलिटी नोन होती है, वो होते हैं प्रोविजन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एक मिनट, क्या ही हो गया, देखो, द फिनोमिना इन विच द नॉर्म्स फॉर कंसेंसस ओवरराइड्स द रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ अल्टरनेटिव एक्शंस। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसी घटना, इन विच जिसके अंदर नॉर्म्स फॉर कंसेंसस, यानी कि जो नॉर्म है, जो एक हम नॉर्म्स बनाते हैं, रूल्स टाइप ऐसा कुछ मानदंड बनाते हैं, नॉर्म्स फॉर कंसेंसस ओवरराइड कर देते हैं किसको, द रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ अल्टरनेटिव एक्शंस, कि जो अल्टरनेटिव जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं जो अलग अलग, उनकी जो रियलिस्टिक अप्रेजल है उसको ओवरराइड कर देते हैं नॉर्म्स फॉर कंसेंसस। ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसा फिनोमिना होता है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्म्स हैं कंसेंसस के लिए, एक आपस में सहमति के लिए, कंसेंसस का मतलब आपस में सहमति के लिए जो नॉर्म्स हैं, जो तरीके हैं, वो ओवरराइड कर देते हैं रियलिस्टिक अप्रेजल को, जो रियलिस्टिक वास्तविक जो एक अप्रेजल है अल्टरनेटिव अलग अलग जो एक्शंस हैं उनका, तो ये होते हैं ग्रुप थिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बाकी चीजें देखो, इंटरेक्टिंग ग्रुप का मतलब है ऐसा ग्रुप जहां पर इंटरेक्शन के थ्रू चीजें की जाती है। नॉमिनल ग्रुप जो नाम मात्र के ग्रुप होते हैं। ग्रुप शिफ्ट का मतलब है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो जाना। ओके, ये अलग अलग टर्म्स होती हैं, अगर हम बात करें ये ओबी में होती हैं शायद, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, इन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस विच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और यूज। एक मिनट, देखो नेक्स्ट है हमारा
ए मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस विच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल, यानी कि सर्विस की ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जिससे ये पता चलता है कि सर्विस जो है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता इन फ्यूचर के लिए, यानी कि फ्यूचर में हम जैसे प्रोडक्ट होते हैं ना कि प्रोडक्ट को एक बार बना लिया फिर उसको बाद में बेच सकते, ऐसा हम सर्विस में नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी फीचर जो है सर्विस की बताती है। एक सर्विस इंटेंजिबिलिटी, इसका मतलब है कि सर्विस जो है वो दिख नहीं सकती, इंटेंजिबल होती है। एक है एन इनसेपरेबिलिटी, यानी कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता जो दे रहा है सर्विस प्रोवाइडर है उससे। एक है सर्विस पेरिशेबिलिटी, इसका मतलब है कि सर्विस जो है वो नासवान होती है। नासवान का मतलब, पेरिशेबल का मतलब है कि उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है सर्विस वेरिएबिलिटी, की सर्विस जो है वो वेरी करती है, जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे आपने को जो सर्विस मिली अगले टाइम अगर उस बंदे से लोगे तो वहीं से मिलेगी, तो वो वेरी करती है टाइम टू टाइम। मतलब प्रोडक्ट की जैसे ये नहीं है कि भाई ऐसा प्रोडक्ट है उसमें उसके वो अगला प्रोडक्ट सेम ब्रांड का खरीदेंगे तो सेम वैसे ही फीचर्स मिलेंगे, लेकिन सर्विसेज जो है वो वेरी कर सकती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि वो फीचर जो बताती है कि सर्विस को स्टोर नहीं किया जा सकता, तो ये होती है सर्विस पेरिशेबिलिटी की भाई जो सर्विसेज है उनको स्टोर नहीं किया जा सकता, वो उसी टाइम पे दी जाएंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज आर कवर्ड अंडर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स, कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जिसके अंदर जो ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स वाली इंडस्ट्री आती है। यहाँ पर दे रखी है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री। अब देखो जो ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल है इनमें क्या होता है, इनमें ऑयल रिफाइनरी में मतलब एक प्रोसेस के थ्रू काम होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग के थ्रू वर्क होता है। ऐसे शुगर मिल है, इसमें भी पहले कुछ रॉ मटेरियल होगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो उसके बाद फिर फाइनल ऐसे प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही ऑयल रिफाइनरी में होता है, वैसे कच्चा तेल होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, फिर बनता है। तो ये सारी होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन आपकी जो आंसर की थी ना उसके अंदर इसका आंसर दिया गया था एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो अब इनको हम एनालिटिकल भी बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है वो मतलब इस टॉपिक के बारे में पढ़ा या सुना, जहाँ से भी गूगल वगैरह से रिसर्च किया, तो वहाँ पर ज़्यादातर केसेस में तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिला, लेकिन एक दो साइड पे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज भी बोला गया। और इसमें भी मतलब शायद इसको क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में स्किप कर लिया गया था, बट आपको याद रखना है मेन ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसको एनालिटिकल इंडस्ट्रीज भी से रिलेटेड भी मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। यहाँ पर है इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर टू, यानी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी होता है, इस बीओपी में जो इनविजिबल नाम से एक आइटम होता है वो किसको रेफर करता है, गुड्स ट्रांजैक्शन को, सर्विस ट्रांजैक्शन को, एक्सपोर्ट प्रमोशन को, या फिर कैपिटल ट्रांजैक्शन को। तो ये होता है इनविजिबल का मतलब होता है सर्विसेज जिनको देखा नहीं जा सकता है, दृश्य, तो ये होते हैं सर्विस ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज डेवलप्ड हायरार्की ऑफ नीड मोटिवेशनल थ्योरी। तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो नीड मोटिवेशनल थ्योरी में हायरार्की है वो किसने डेवलप की थी, तो ये की थी हमारे अब्राहम मास्लो ने, ठीक है, AH मास्लो। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, HRM से रिलेटेड। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो रिक्रूटमेंट है वो कैसी प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है, या दोनों है, या फिर क्रिएटिव प्रोसेस है। तो देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है रिक्रूटमेंट, एक होता है सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आए रिक्रूटमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जस्ट हम एक इन्वाइट कर रहे हैं, और सिलेक्शन का मतलब है उनमें से हम चूज़ करेंगे। तो सिलेक्शन क्या होती है, एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, और रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हम देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया है इन अ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, यानी कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है उसको बताना है हमें। देखो जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है इसका मतलब क्या होता है कि हम प्राइसिंग जो है मतलब प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो वैल्यू के बेस पे डिसाइड करेंगे, यानी कि जो कस्टमर की नज़रों में हमारे सामान के, हमारे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है उसके बेस पे हम प्राइस डिसाइड करेंगे। तो इसके अंदर क्या सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम फोकस करते हैं हमारे कस्टमर के ऊपर कि कस्टमर क्या है, मतलब अब कस्टमर की नज़रों में हमारे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, तो उस वैल्यू के बेस पे हम प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है। और प्राइस डिसाइड करने के बाद हम देखेंगे कि भाई हाँ इतने का ये बिकेगा सामान, तो इसकी कॉस्ट फिर उसके हिसाब से, और फिर आता है बनेगा फिर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता है, ठीक है, किसमें, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही राइट हो जाएगा। अब देखो इसमें बोल रखा कि शुरू में प्रोडक्ट नहीं होता, हमने देखना है, हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखना कि कस्टमर की नज़रों में हमारे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होगी, उसके बेस पे हम प्राइस डिसाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120।
देखो डैश इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसकी स्टेप्स गिवन है और उसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का नहीं है। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया। जब हमें डिसीजंस लेने हो तब हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग ऑप्शन क्या है, उन ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और फिर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। तो जब डिसीजन लेना है तो डिसीजन किस लिए लेंगे? किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करेंगे ही। नेक्स्ट है एनालाइजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, यानी कि जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज करेंगे, तो ये भी होता है डिसीजन के अंदर। फिर है इंप्लीमेंटिंग डिसीजन, डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये भी आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पर बोल रहा है डेलीगेटिंग द डिसीजन, कि डिसीजन को डेलीगेट कर देंगे, तो ये तो प्रोसेस का पार्ट नहीं होता। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमने डिसीजन लेना है, ना कि उसको किसी और को सौंपना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर है हमें दे रखा है मैच लिस्ट, और ये हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड सवाल है। मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें एरर दे रखी है, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कोस्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है सेल्स बुक को ओवरकास्ट किया, गुड्स जो है वो सोल्ड की है राम को बट रोंगली डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। गुड्स रिटर्न की गई हैं ए के बाद मतलब ए से, और उनको एंटर नहीं किया गया बुक में। उसके अलावा दे रखा है, एक मिनट, वेजीज जो है वो पे की थी फॉर कंस्ट्रक्शन बट लेकिन उसको डेबिट कहाँ कर दिया? वेजीज अकाउंट में। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो एरर है वो किस टाइप की है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम एरर ऑफ पोस्टिंग। ये एरर ऑफ पोस्टिंग क्या होती है? एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब है कि हमने जो एंट्री पोस्ट की तब तो पोस्ट करने में गलती कर दी, तो पोस्ट करने में गलती कर दी। तो देखो सेल्स बुक को ओवरकास्ट किया, तो ये तो पोस्टिंग की गलती नहीं है। यहाँ पर बोला ऑप्शन 2 में कि गुड्स बेची तो थी राम को लेकिन डेबिट किसके अकाउंट में कर दी? श्याम के में। तो यहाँ पर हमने पोस्टिंग में गलती कर दी, यानी कि अकाउंट की पोस्टिंग करने में गलती कर दी, तो ये होगी हमारी पोस्टिंग की एरर। उसके बाद है एरर ऑफ कोस्टिंग। कोस्टिंग का मतलब है कि कोस्ट करने में, मतलब कैलकुलेट करने में या इन चीज़ों में हमने गलती कर दी। तो देखो ऑप्शन नंबर बोल रहा है सेल्स बुक ओवरकास्ट, तो ओवरकास्ट यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड गलती है, तो ये हो जाएगी हमारी कोस्टिंग एरर। उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम हमारे जो अकाउंटिंग के मेन प्रिंसिपल है ना, उन्हीं को गलत कर देते हैं, मतलब उन्हीं में से रिलेटेड कोई गलती कर देते हैं, तो वो होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन तो आ चुके हैं, बचा हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। गुड्स रिटर्न बाय ए नॉट एंटर्ड इन बुक्स, यानी कि हमने एंट्री नहीं की, तो ये कोई प्रिंसिपल से रिलेटेड एरर नहीं है, ये तो एरर भूलने की है कि भाई हमने एंट्री करनी तो थी लेकिन करी नहीं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है दूसरे ऑप्शन में वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन बट डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। अब देखो कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेज पे की गई, तो ये तो जिस भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है तो बिल्डिंग में जाएगा ये आइटम, तो लेकिन हमने कहाँ डाल दिया? वेजेज अकाउंट में। तो जो हमारा मेन प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई इस आइटम से रिलेटेड कॉस्ट उसमें जाएगी, उसको ही हमने गलत कर दिया, तो ये हो जाएगी हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल से रिलेटेड, हम भूल गए कोई एंट्री करना, तो भूल गए, तो यहाँ पर हम एंट्री करना भूल गए थे, गुड्स रिटर्न करी गई थी ए के द्वारा, हमने उसकी एंट्री नहीं की, तो ये हो जाएगी हमारी एरर ऑफ ओमिशन। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन देख के हम डी में 4 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 122। विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। अब देखो यहाँ पर हमें बोला गया है कि ऐसा डेप्रिसिएशन का मेथड बताओ जहाँ पर एक यूनिफॉर्म यानी कि एक सेम चार्ज होता है किसके लिए? फॉर डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर, यानी कि तीनों का एक यूनिफॉर्म एक जैसा जो है वो चार्ज हो। तो ऐसा मेथड जो है वो कौन सा होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डिप्लीशन मेथड या एन्युटी मेथड। तो देखो यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब है सेम चार्ज हो, अलग अलग बाहर ना जाए सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, इन सब के ऊपर। तो ये होता है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्यों होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? क्योंकि यहाँ पर हम जितनी अमाउंट मतलब जितनी वैल्यू बची है उसके हिसाब से रिड्यूस करते जाते हैं हमारी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, तो इससे जो चार्ज है आइटम्स के ऊपर वो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, अमाउंट अलग हो सकती है लेकिन चार्ज यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन अगर बात करें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट की, तो यहाँ पर तो हमने जो स्टार्टिंग में फिक्स कर लिया अमाउंट वही चार्ज करते रहेंगे, तो जो चार्ज है मतलब जो
कटौती हो रही है वो एक जैसी नहीं होगी, वो अलग अलग मतलब प्रपोर्शन में देखें तो वो अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि यूनिफॉर्म चार्ज होना चाहिए डेप्रिसिएशन का, रिपेयर का और मेंटेनेंस का, तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर यहाँ पर रिपेयर्स मेंटेनेंस का टुगेदर नहीं बोला होता, डेप्रिसिएशन का बोला होता, तो ये हो जाता हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि वहाँ पर एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ही चार्ज की जाती है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ट्रेडमार्क इज ए, जो ट्रेडमार्क है वो कैसा अकाउंट है? टेंजिबल रियल अकाउंट है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? देखो 3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल इनकम एक्सपेंसिस से रिलेटेड, पर्सनल कोई पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन संस्था किसी व्यक्ति से रिलेटेड, और रियल एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर बोला गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होती है हमारी एसेट, तो एसेट से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट होगा, पर्सनल और नॉमिनल तो हो ही नहीं सकता। रियल में कौन सा होगा? टेंजिबल या इंटेंजिबल? ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स, तो ये होगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ये भी हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। ओके, एक मिनट, देखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2021 इन ₹4,000 चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 300। देखो इस सवाल को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हमें डेबिट बैलेंस दे रखा है कैश बुक के अकॉर्डिंग, कितने का? 4,000 का। उसके अलावा हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं और हमसे लास्ट में पूछा गया है कि बैलेंस बताओ एज पर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस बताना है। देखो ट्रांजैक्शन क्या क्या दिए गए हैं। चेक जो है वो डिपॉजिट तो करवा दिया बैंक में, बट येट नॉट क्लियर्ड, यानी कि उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है 300 रुपये का। उसके अलावा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड येट 200, यानी कि चेक हमने इशू कर दिया लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया गया 200 का। उसके अलावा है बैंक जो है वो हमें इंटरेस्ट देता है 100 रुपये की, एंड कलेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड जो है वो 100 रुपये का डायरेक्टली हमने कलेक्ट किया। तो अब हमें बताना है कि इस 4,000 में इन ट्रांजेक्शन की वजह से क्या चेंज होगा पासबुक में एंट्री। देखो पासबुक में एंट्री कौन करता है? पासबुक में एंट्री करता है बैंक। तो बैंक के पास क्या क्या ट्रांजैक्शन हो गए और जो हमारे पास नहीं हुए, या फिर बैंक के पास जो अभी तक नहीं हुए हैं हमारे पास हो गए, उन चीज़ों को हमें एडजस्ट करना है। ओके, तो अब देखो हमारे स्टार्टिंग में जो बैलेंस है वो कितने का है? 4,000 का है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो 200 रुपये का है, यहाँ देखो चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड येट, यानी कि इशू कर दिया तो हमने तो इसको घटा दिया हमारी कैश बुक में से, लेकिन बैंक ने तो अभी तक नहीं घटाया क्योंकि चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया गया है। तो यानी कि जो पासबुक है उसमें ये 200 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, तो 200 रुपये को ऐड करना है हमें। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बैंक है उसने हमें इंटरेस्ट दिया है 100 रुपये का, तो 100 रुपये बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो 100 रुपये भी ऐड हो जाएंगे हमारी पासबुक वाले बैलेंस में। उसके अलावा कलेक्टेड डिविडेंट 100 डायरेक्टली, यानी कि बैंक ने सीधा ही कलेक्ट कर लिया, हमने उसकी एंट्री नहीं की लेकिन बैंक ने कर लिया, तो ये पैसे भी ऐड होंगे, कितने? 100 रुपये। तो ये 100, 200, 400 रुपये जो है वो ऐड होंगे। उसके अलावा ये देखो जो स्टार्टिंग वाले चेक डिपॉजिटेड, यानी कि चेक को हमने डिपॉजिट कर लिया लेकिन बट येट नॉट क्लियर्ड अमाउंट, यानी कि अमाउंट अभी तक क्लियर नहीं की है। तो यानी कि ये पैसे जो हैं वो अभी तक हमने तो हमारी इसमें एंट्रीज में घटा दिए लेकिन बैंक वाली से अभी तक घटे नहीं हैं, मतलब घटा दिए क्या? हाँ, हमने तो इनको ऐड कर रखा है लेकिन बैंक वाली से ये घट जाने चाहिए क्योंकि हमने चेक जो है उसको डिपॉजिट करवा दिया है, तो बैंक वाले स्टेटमेंट में से 300 रुपये जो है वो घट जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने ऐड कितने करने हैं? 400, और घटाने कितने हैं? 300। तो एक्चुअल में कितने ऐड हुए? 100 रुपये जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो 4,000 है, 4,000 से कितने बन जाएंगे? 4100। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, देखो जो 300 रुपये है चेक डिपॉजिट हो गया बट येट नॉट क्लियर्ड अमाउंट, यानी कि इस अमाउंट को क्लियर नहीं किया गया है। तो डिपॉजिट तो हो गया लेकिन अमाउंट क्लियर नहीं हुई है, यानी कि बैंक में हमारे पैसे आए नहीं है, ये 300 बैंक में आए नहीं है लेकिन हमने तो डाल दिए ना हमारे इसमें कैश बुक में कि भाई हमारे ये पैसे आ गए, लेकिन बैंक में नहीं आए, तो इसलिए इनको हमने घटाना है। ओके, और बाकी की जो चीज़ें जैसे कि इंटरेस्ट मिला है, हमें डिविडेंट मिला है, इन सब से आएंगे पैसे, डायरेक्टली आएंगे, लेकिन हमने इनमें एंट्री नहीं की है तो इसलिए इनको ऐड किया जाएगा। उसके अलावा ये जो 200 रुपये हैं इसका मतलब है कि चेक हमने इशू कर दिया, हमने तो उसको चेक घटा दिया लेकिन बैंक से तो अभी तक नहीं घटे हैं, तो इसलिए इन 200 को भी वापस ऐड किया जाएगा। तो 400 तो हमने ऐड करने हैं, 300 को घटाना है, तो नेट हमें 100 रुपये जो है वो ऐड करने हैं। 100 रुपये ऐड करेंगे 4,000 में तो ये आ जाएंगे 4100। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 125।
ए सपोर्टिंग वाउचर इज, यानी कि एक सपोर्टिंग वाउचर जो है वो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैविंग ए टेकन प्लेस की एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक प्रूफ होता है किस लिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है। सेकेंडरी वाउचर होता है, प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा, या एक प्रूफ होता है। देखो सपोर्टिंग वाउचर का मतलब है एक मेन वाउचर, उसको एक्स्ट्रा क्या प्रूफ है कि मतलब जो मेन वाउचर है उसको सपोर्ट कर रहा है वो डॉक्यूमेंट, तो ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा जो सपोर्ट करेगा कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 126। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी जो है वो पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, 3 और 2 के रेशियो में ये प्रॉफिट बांट रहे हैं। सी इज एडमिटेड फॉर 320 शेयर इन अ प्रॉफिट, सी एक्वायर 1/3 ऑफ ईच शेयर फ्रॉम बी एंड ए सरेंडर 1/6 ऑफ ईच शेयर टू सी, वट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द फर्म। अब देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अगर हमें अब सबसे पहले हम बात करते हैं ए के शेयर की कि ए का शेयर क्या होगा। देखो ए का शेयर शुरू में क्या है, 3/5 है। ठीक है, ए का शेयर कितना है शुरू में, 3/5 है। अब इसमें से इन्होंने बोला है कि जो ए है वो कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर कर रहा है 1/6 ऑफ ईच शेयर, यानी कि अपने शेयर का 1/6, तो इसके शेयर का हम 1/6 निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो 1/6 ऑफ हिज शेयर टू सी, अब इसका शेयर कितना था, 3/5 था, तो 3/5 का ये अपना 1/1/6 जो शेयर है वो शेयर कर रहा है इसके लिए। एक मिनट, इसको हम अलग से स्लाइड पे करते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। यहाँ पर नीचे लिखे हुए ना, देखो यहाँ पर देखते हैं हम। देखो ए बी का रेशो है 3:2 का। अब जो सी है वो एडमिट हुआ है 320 के लिए, लेकिन ये जो ए और बी है ये अलग अलग तरीके से दे रहे हैं इसको। जो ए है वो कर रहा है 1/6 शेयर अपने शेयर का, ठीक है, लेकिन जो बी है उस वो कैसे कर रहा है कि जो सी है वो एक्वायर कर रहा है अपने शेयर का 1/3। तो देखो सबसे पहले हम ए का कैसे निकालेंगे, ए का हम निकालेंगे 1/6 कर रहा है किसका, अपने शेयर का, तो ए का शेयर कितना है 3/5, तो 3/5 का 1/6, तो ये हो जाएगा 5 का 30, 3/30। अब इस 3/30 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/10। ठीक है, तो यानी कि जो ए है, ए का शेयर क्या होगा, 3/5 उसका पहले था, उसमें से 1/10 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो इसका क्या बचेगा, देखो 3/5 है, 3/5 में से हम 1/10 को घटाएंगे तो ये हमारे बच जाएंगे, नीचे हम 20 को लेंगे तो ये हमारे बच जाएंगे 10/20। तो 10/20 जो है वो क्या, किसका शेयर आ गया, ए का। उसके अलावा जो बी है वो बी कैसे दे रहा है इसको, सी अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो सी को 3/20 मिल रहा है, तो 3/20 का 1/3 जो है वो बी दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 और 3। ठीक है, 3 और 60, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/20, यानी कि काटेंगे तो 3 से इसको 1 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो 1/20। तो 1/20 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। बी का कितना था, 3/2 का था, तो 2/5 था बी का। ठीक है, बी का 2/5 था, उस 2/5 में से कितना दे रहा है, 1/20 दे रहा है, तो ये इसका आ जाएगा, नीचे हम 20 कॉमन लेंगे तो 7 40, ये आ जाएगा 7/20। ठीक है, तो 7/20 जो है वो किसका आ जाएगा, नया शेयर बी का। बचा कौन, सी का कितना है, सी का तो दे ही रखा है 3/20। तो देखो ये इस तरीके से हमारे बन जाएंगे। ए का हमने कितना निकाला, 10/20, बी का कितना निकाला, बी का निकाला हमने 7/20, और सी जो है उसका तो दे ही रखा है 3/20। तो रेशो क्या होगा, 10:7:3। ठीक है, तो 10:7:3, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 127। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो बता रहा है कि ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर 2 तरीके के होते हैं मेनली, और उसमें एक तीसरा तरीका होता है डेफर्ड रिवेन्यू, मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर जो बड़े बड़े नेचर के हम जो खर्चे करते हैं जो जिनसे हमें कई सालों तक बेनिफिट मिलता है, वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होते हैं रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब है जो हमें जिससे हमें फायदा जो वो 1 साल के विद इन मिल जाएगा, उनको बोलते हैं रिवेन्यू। और इन दोनों के बीच में आते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे हम
थोड़े बड़े बड़े से खर्चे करते हैं, यानी कि वो इतने भी बड़े नहीं होते कि उनको कैपिटल नेचर ट्रीट करें और इतने छोटे भी नहीं होते कि उनको रिवेन्यू ट्रीट करें। तो वो बीच के जो होते हैं उनको बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत लार्ज अमाउंट का खर्च होता है और ये एडवर्टाइजमेंट के फायदे हमें ये नहीं है कि सिर्फ 1 साल में ही मिलेंगे, 2-3 सालों में मिलेंगे, तो यानी कि 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मिल रहे हैं, इसलिए ये रिवेन्यू तो हो नहीं सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ पर कोई एसेट वगैरह क्रिएट हो रही है, तो ऐसा भी कोई तरीका नहीं है इसमें, तो इस मतलब ऐसे भी कोई खर्चा नहीं है कि इसको कैपिटल वाला इसको ट्रीट करे, तो इसलिए हम इनको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बोला है कि कौन सा डेफर्ड रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले है स्पेशल रिसर्च एक्सपेंसेस। देखो रिसर्च हमने कुछ किया है, उसके ऊपर जो खर्चा किया है, तो उसके बेनिफिट्स हमें जरूरी नहीं है 1 साल के लिए मिले, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भी मिल सकते हैं। तो ये कैसा नेचर है, ये है डेफर्ड रिवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव, इसको तो हमने अभी डिस्कस किया ही है, ये भी डेफर्ड रेवेन्यू ही होते हैं। उसके बाद है हैवी एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफरिंग बिजनेस एट अ सूटेबल प्लेस, कि एक सूटेबल प्लेस पे हम बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये भी इसके भी फायदे हमें मतलब ये नहीं है कि 1 साल के लिए मिलेंगे, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भी मिल सकते हैं, लेकिन कोई एसेट ऐसे एज सच क्रिएट हो नहीं रही, तो इसको भी हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे। तो 1, 2, 3 तीनों ही डेफर्ड रेवेन्यू है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके, एक कंपनी कैन इशू, एक जो कंपनी है वो क्या इशू कर सकती है, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, पार्टली कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर या ऑल दीज टाइप ऑफ डिबेंचर। अब देखो एक कंपनी तो सारे तरह के डिबेंचर्स इशू कर सकती है, जीरो कूपन रेट भी, जहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जीरो होता है, पार्टली कन्वर्टेबल जिनका कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा शेयर में एक फ्यूचर मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। नेक्स्ट है सिक्योर डिबेंचर, जहाँ पर सिक्योरिटी के थ्रू मतलब कुछ गिरवी रख के सिक्योर किया जाते डिबेंचर्स को। एंड ऑल द टाइप ऑफ, तो यानी कि सारे टाइप्स जो हैं वो इशू कर सकती है एक कंपनी इन डिबेंचर्स की। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस फॉर फॉरेन मार्केट इज नोन एज, यानी कि हम फॉरेन मार्केट के लिए एक नया प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, इसको किस नाम से जानेंगे, प्रोडक्ट अडॉप्शन, स्ट्रेट प्रोडक्ट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट इन्वेंशन, कम्युनिकेशन अडॉप्शन। अब देखो मार्केटिंग से रिलेटेड सवाल है, जब मतलब ये एक तरीका होता है कि हम मार्केट जो दूसरे देश की मार्केट है, फॉरेन मार्केट, उसमें कैसे एंटर कर रहे हैं। एक तो ये होता है कि जो हम यहाँ पर हमारे देश में प्रोडक्ट बेच रहे हैं सेम वही प्रोडक्ट दूसरे देश में बेचें, एक ये होता है कि हम इस प्रोडक्ट में कुछ चेंज करके बेचें, या एक ये हो सकता है कि हम नया ही प्रोडक्ट बनाएं। तो ऐसे अलग अलग टर्म होती है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जब नए प्रोडक्ट के साथ फॉरेन मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, तो ये होगा प्रोडक्ट इन्वेंशन, यानी कि हम कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट कर रहे हैं फॉरेन मार्केट के लिए, तो इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट इन्वेंशन। ऐसे ही एक होता है स्ट्रेट प्रोडक्ट एक्सटेंशन, यानी कि जो हम एक प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रहे हैं उसी को एक्सटेंड कर दिया हमने दूसरी मार्केट के अंदर भी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन मार्केट के लिए इंक्लूड हो, ये हम मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट है, ए मार्केट है, वो एक देश में भी हो सकती है और हम बी मार्केट में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी शिफ्ट होता है, तो भी ये इन्हीं टर्म का यूज किया जाता है। प्रोडक्ट इन्वेंशन है, कम्युनिकेशन अडॉप्शन है, स्ट्रेट प्रोडक्ट एक्सटेंशन है, प्रोडक्ट अडॉप्शन है, इस तरीके से, ठीक है। देखो प्रोडक्ट अडॉप्शन का मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट तो वही है लेकिन हमने उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दी, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर दी। और प्रोडक्ट इन्वेंशन का मतलब है बिल्कुल नया ही प्रोडक्ट ले आए। और स्ट्रेट प्रोडक्ट एक्सटेंशन का मतलब है कि जो सेम प्रोडक्ट था उसी को सेम मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया उसमें, एज इट इज़ दूसरी मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि नया प्रोडक्ट इन्वेंट हो, नया हो तो प्रोडक्ट इन्वेंशन। अगर आप ये मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट वगैरह ऐसा कुछ समझना चाहते हो तो इसकी हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मार्केटिंग से रिलेटेड, अभी कुछ टाइम पहले ही करवाई थी सारी क्लासेस इन मार्केटिंग से रिलेटेड डीप में, अच्छे से सारी चीज़ें हर चैप्टर जो है वो कवर करवाया गया है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल में चीज़ें पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप वो क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो सिचुएशनल मॉडल है लीडरशिप का वाज डेवलप्ड बाय, उसको किसने डेवलप किया था, तो ये डेवलप किया था पॉल हर्शी और ब्लैंचार्ड ने, ठीक है। पॉल हर्शी एंड ब्लैंचार्ड ने डेवलप किया था सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इनमें से बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो देखो बिजनेस इन्वायरमेंट में हम मेनली ये पढ़ते हैं पेस्टल,
ठीक है। ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। अब यहाँ से पूछा गया है हमें कौन सा नहीं है, तो लीगल भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, हिस्टोरिकल नहीं होता, इकोनॉमिक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ, कि जो पार्टनरशिप है वो किसका रिजल्ट होती है, ह्यूमन रिलेशन का, एक एग्रीमेंट का, इनोवेशन का और एक एजेंसी का। तो ये तो सीधी सी बात है, एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में, उससे पार्टनरशिप बनती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कई क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है और कई थोड़े से डीप में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है फैक्टर कॉजिंग अनएथिकल कंडक्ट इन मैनेजमेंट इज, यानी कि वो फैक्टर्स जिससे अनएथिकल कंडक्ट होता है मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि अनएथिकल कोई गलत चीज़ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रीड, फेयर कंपटीशन, सोशल वैल्यू, गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट पॉलिसी का से कोई अनएथिकल चीज़ कैसे हो सकती है, सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं तो ये भी कोई अनएथिकल चीज़ नहीं है। फेयर कंपटीशन कि सही से साफ स्वच्छ हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो भी एज सच कोई गलत चीज़ नहीं है। इकोनॉमिक ग्रिड का मतलब है आर्थिक लालच, बहुत ज़्यादा हम लालची हो चुके हैं कस्टमर्स का, और जो सोशल फैक्टर्स हैं उनका ध्यान नहीं रख रहे, तो इकोनॉमिक जो ग्रिड है ये एक अनएथिकल कंडक्ट है मैनेजमेंट का। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ये बात किसने कही थी कि मैनेजमेंट जो है वो एक डेवलपमेंट है पीपल का, नॉट अ डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय लॉरेंस एपेले। लॉरेंस एपेले ने बोली थी ये बात कि मैनेजमेंट जो है इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल, की लोगों का, व्यक्तियों का विकास है, ना कि डायरेक्शन ऑफ थिंग्स की, जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, उनके डायरेक्शंस। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवाल है, डैश इज अ कम्युनिकेशन दैट फ्लो फ्रॉम ए हायर लेवल टू वन और मोर लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने पिछले उसमें भी करवाए थे कि कम्युनिकेशन जो है वो मेनली दो तरीके से होता है, एक तो जो हायर है वो नीचे वाले को कम्युनिकेट कर रहा है, एक जो लोअर है वो ऊपर वाले को कम्युनिकेट कर रहा है। तो हम देखो ऊपर वाला नीचे को कर रहा है तो ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और नीचे वाला ऊपर को कर रहा है तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। अगर सेम लेवल के कर रहे हैं आपस में तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए हायर लेवल, ऊपर वाले लेवल से, टू वन और मोर लोअर लेवल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है कम्युनिकेशन, तो ये हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है 6,24,000 का, हैड बीन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके अंदर सब्सक्रिप्शन दे रखा है 6,24,000 का। अब हमें बताना है, यहाँ पर फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 31 मार्च 2020 की और 31 मार्च 2021 की, 2 सालों की। यहाँ पर दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 55,000 है और 69,000 है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 और 35,000 है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि 2021 में हमें कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो हमें इनकम स्टेटमेंट में जो अमाउंट दे रखी है 6,24,000 की, ये कौन सी है, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसको हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि कैश में हमें वो उस टाइम पे रिसीव हुआ या नहीं, हमने वो कमाया है, मतलब वो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसकी एंट्री करते हैं हम। तो अब यहाँ पर तो दे रखा है हमें एक्रूअल बेसिस पे, और हमें बताना किस पे है, कैश बेसिस पे, कि जो हमारी 2021 की साल है उसमें कैश बेसिस पे कैसे मतलब कितना हुआ। तो इसको देखो हम अलग से समझते हैं। देखो यहाँ पर हमारा आउटस्टैंडिंग दे रखा है और इन एडवांस दे रखा है। अब ये जो हमारे वो है क्या बोलते हैं इसको, जो हमारी आउटस्टैंडिंग है कौन सी, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कैश बेसिस पे कि कितना हमें कैश में रिसीव हुआ। तो हमने क्या करना है, हमारा ये जो आउटस्टैंडिंग है और इन एडवांस है, इनमें से कौन सा हमें उस 2020-21 में रिसीव हुआ या नहीं। देखो जो अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग की, तो ये जो 55,000 है ये आउटस्टैंडिंग रहे किसमें, 2020 में, तो ये रिसीव कब हुए होंगे, रिसीव हुए होंगे 2021 में। तो यानी कि 50,000 जो है वो क्या होंगे, प्लस होंगे, लेकिन ये बिलोंग करते थे 2020 से, इसलिए हमने वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इसमें इसको शो नहीं किया, लेकिन अब इसको ऐड किया जाएगा क्योंकि हम कैश बेसिस पे निकाल रहे हैं। फिर बात करें आउटस्टैंडिंग 2021 वाले, तो 2021 वाले हैं, इनको हमने मतलब ये रिसीव हुए हैं, ऐड मतलब रिसीव क्या, आउटस्टैंडिंग है ये, तो ये रिसीव नहीं हुए होंगे, लेकिन हमने तो एंट्री कर रखी है क्योंकि हमने एक्रूअल बेसिस पे करी है, तो इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। उसके अलावा बात करें
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की, तो एडवांस का मतलब है कि ये 31,000 हमें एडवांस में रिसीव हो गए। तो एडवांस में रिसीव हो गए तो ये हमें उसमें तो रिसीव नहीं हुए होंगे, मतलब ये दो है तो 2021 के, लेकिन ये एडवांस में कब रिसीव हो गए, 2020 में। तो एडवांस जो हमें पहले से रिसीव हो गए ये उस 2020-21 में तो नहीं हुए, क्योंकि ये तो पहले रिसीव हो गए। तो इनको क्या करेंगे, हम इनको घटाएंगे, लेकिन हमने इनको ऐड कर रखा है, क्यों, क्योंकि ये 2021 से रिलेटेड थे। ठीक है, क्योंकि हमने तो एक्रूअल बेसिस देखना था ना कि किस टाइम पीरियड से बिलोंग है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद है 35,000 रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ये 2021 में एडवांस रिसीव हुए हैं, 2021 में एडवांस हुए तो ये अगले साल के होंगे, इसलिए हमने इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो दिखाया नहीं है, लेकिन रिसीव तो हुए हैं। अब हम कैश बेसिस पे देख रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो 55,000 और 35,000 को क्या करना है, हमने ऐड करना है, और इन दोनों को क्या करना है, लेस करना है। तो ये देखो ये हो जाएंगे हमारे 55, 50 और 30, 80 और एक 90, यानी कि 90 को तो हमने ऐड करना है। उसके अलावा 69 और 30 यानी कि 1 लाख को हमने क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो आउटस्टैंडिंग जो है कौन से 2021 वाले, और एडवांस जो है 2020 वाले, उनको क्या करेंगे, उनको करेंगे हम लेस, घटाएंगे उनको, और ऐड क्या करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग है 2020 वाले और जो एडवांस है 2021 वाले, उनको करेंगे ऐड। तो इस तरीके से हमने ऐड कितने करने हैं, ऐड करने हैं हमने 90, और घटाने कितने हैं, 1 लाख, यानी कि 1 लाख हमने क्या करने हैं, माइनस करने हैं, और 90 प्लस करने हैं। तो टोटल अगर नेट देखें तो नेट हमें 10,000 माइनस करने हैं। तो 624 था हमारा, 624 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 614। ये कैश बेसिस पे जो हमें 2020-21 की जो साल है उसमें रिसीव हुए। ठीक है, और 624 कौन से हैं, एक्रूअल बेसिस पे जो हमें रिसीव हुए, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्रूअल बेसिस पे एंट्रीज करते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है 6,14,000 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमें दे रखा है इंफॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड्स। अब उसके अलावा बोला है कि जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है ऑन कॉस्ट, देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर आपको बेसिक्स पता है कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट का मतलब है कि हमारा जो भी सामान बनाया है उस बनाने से रिलेटेड कितना खर्चा आया, सिर्फ बनाने से रिलेटेड, वो होती है कॉस्ट। अब जो हमारी सेल है उसमें से अगर हम कॉस्ट को घटा दें तो आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें अगर कॉस्ट अगर मतलब निकालनी आती है तो हम उससे क्लोजिंग स्टॉक में निकालेंगे। कैसे, क्योंकि कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल होती है, कॉस्ट इक्वल होती है हमारे स्टार्टिंग में जो ओपनिंग स्टॉक था, उसके अलावा हमने क्या एक्स्ट्रा परचेज किया, और उसमें कितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो, उसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तब आती है हमारी कॉस्ट। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखी है हमारा ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज भी दे रखी है, सेल्स भी दे रखी है। अब देखो अगर हमें सेल दे रखी है तो सेल्स की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कॉस्ट, देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 25% है ऑन कॉस्ट का, तो अगर हम कॉस्ट को 100 माने और ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया, 25। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट 25 हो गया। सेल्स क्या होती है, सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट, तो सेल कितनी हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी हमारी 125। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू में 125। अब ये जो 125 है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 21,32,000, तो अगर हमें 125 की वैल्यू गिवन है तो हमने कॉस्ट मानी है 100, तो क्या हम 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं तो कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट में यूज होता है क्लोजिंग स्टॉक का, यानी कि जो हमारी ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है उनमें से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है। अब सवाल में हमें ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, परचेजेज भी दे रखी है और एक्सपेंसेस भी दे रखी है। अब इन तीनों में से अगर हम कॉस्ट को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पर है हमारा, सॉरी जी देखो स्टार्टिंग में हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2,13,000 का, उसके अंदर हम परचेजेज ऐड करेंगे और उसके अलावा कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब है आने का खर्चा। देखो आने का खर्चा है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड मतलब जाने का खर्चा, ये हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। तो क्या क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और कैरेज इनवर्ड्स, तो इन तीनों को ऐड करेंगे। 2,13,000, फिर 16,55,000 और 32,500, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे इतने। अब इनमें से हमने क्या करना है, हमने निकालनी है कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें से कॉस्ट को घटाएंगे तभी क्लोजिंग स्टॉक आएगा। हमने पढ़ा है कि जो कॉस्ट है
उसमें से ये तीनों जो चीज़ें हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं तब कॉस्ट आती है। अब हमारे पास कॉस्ट होगी और ये तीनों चीज़ें तो हैं ही, इनमें से हम कॉस्ट को लेस कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेल्स दे रखी है हमें 21,32,000, उसके अलावा दे रखा है हमें रिटर्न इनवर्ड्स, यानी कि जो हमने सामान बेचा वो रिटर्न हो गया इनवर्ड्स अंदर की तरफ। तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाएंगे 42,000 की, तो ये हमारी आ जाएंगी नेट सेल। अब इस नेट सेल्स की वैल्यू, अब हमने देखा था कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 25% है कॉस्ट का, तो कॉस्ट का 25% है। अगर हम कॉस्ट को 100 माने तो ग्रोस प्रॉफिट 25 और सेल्स कितनी हो जाएगी? 125। तो 125 की वैल्यू अभी हमने नेट सेल निकाल ली। तो अगर 125 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हम इस अमाउंट को, कितनी आई है ये? 20,90,000। 20,90,000 को भाग करेंगे 125 से और गुणा करेंगे 100 से, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। 100 क्या थी? हमारी कॉस्ट। अब हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू आ गई है, तो कॉस्ट की वैल्यू है और ये हमने निकाली थी इन तीनों चीज़ों की, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज की और डायरेक्ट एक्सपेंसेज की। अब इसमें से हम कॉस्ट की वैल्यू घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखो, ये हमने तीनों आइटम जोड़े, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। फिर हमने सेल्स जो है वो निकाली, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटाया तो नेट सेल आ गई। अब इस नेट सेल की हेल्प से हमने क्या निकाली? कॉस्ट की वैल्यू निकाली, 100 की वैल्यू निकाली। अब ये जो कॉस्ट की वैल्यू है इसमें अब इस ये जो खर्चे थे इनमें से अगर हम कॉस्ट घटा देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल होती है? जो ये खर्चे हैं हमारे उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करने से हमारी आती है वैल्यू कॉस्ट की। तो अब हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू है और ये बीच के जो आइटम है इनकी वैल्यू है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं इसमें से कॉस्ट को लेस करके। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 2,28,500। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, पैटी कैश बुक से रिलेटेड है, पहले भी ऐसा एक सवाल आया। पैटी कैश बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग, यानी कि जो पैटी कैश बुक हम बनाते हैं वो किस लिए बनाई जाती है? पैटी इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, पैटी एक्सपेंसेज जो कैश में पे करी है उनको रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर पैटी इनकम रिसीव इन कैश और पैटी एक्सपेंसेज इनकर्ड, यानी कि दोनों के लिए, या फिर पैटी इनकम्स एंड पैटी एक्सपेंसेज के लिए। अब देखो, जो पैटी कैश बुक है ये क्यों बनाते हैं हम? जो छोटे मोटे जो हमारे खर्चे होते हैं उसको हमने कैश बुक में ना लिखना पड़े, मतलब कि क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट आइटम छिप जाएंगे ना, इसलिए हम एक अलग से बुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पैटी कैश बुक। इसके अंदर हम जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो पैटी कैश बुक इसलिए बनाई जाती है, जो एक्सपेंसिज, जो छोटे छोटे एक्सपेंसिज, जो पैटी मतलब छोटी एक्सपेंसिज जो है वो कैश में पेमेंट की जाती है, वो रिकॉर्ड की जाती है पैटी कैश बुक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉसेज इज रिलेटेड टू, यानी कि उसी टाइम पे लॉसेज को रिकॉग्नाइज कर लेना, बहुत जल्दी से लॉसेज को रिकॉग्नाइज कर लेना, ये कौन से कन्वेंशन पे बेस्ड है? कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मैटीरियलिटी या डिस्क्लोजर? अब देखो, यानी कि हम बहुत बच के चल रहे हैं, बहुत कंजर्व होकर चल रहे हैं कि लॉसेज अगर थोड़ा सा भी पता चले ना यहाँ से लॉसेज होने वाले हैं तभी उनको कंसिडर कर लेते हैं। तो ये होता है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सेम प्रिंसिपल्स, सेम चीज़ें, जो सेम तरीका जो है फॉर्मेट है वो हम फॉलो कर रहे हैं ईयर टू ईयर। मैटीरियलिटी का मतलब है तो सिर्फ मटेरियल इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्क्लोज करेंगे अकाउंट्स में। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर कन्वेंशन, इसका मतलब है सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट की, कुछ चीज़ छुपाएंगे नहीं या मतलब छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉफिट? अब देखो यहाँ पर ये जनरल प्रॉफिट गलत वर्ड दे रखा है, यहाँ पर आएगा जनरल प्रॉपर, कि जनरल प्रॉपर में इनमें से कौन से आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि जनरल प्रॉफिट नाम का ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है। गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पज, कि जो पर्सनल पर्पज के लिए गुड्स यूज की गई, या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंड ऑल दीज आइटम्स। अब देखो, जो जनरल प्रॉपर होता है उसके अंदर हम वो आइटम इंक्लूड करते हैं जिसको अलग से किसी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो अब देखो, जो पर्सनल पर्पज के लिए है, ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री है, लॉस बाय फायर है, इनके लिए कोई अलग से कोई एज सच बुक्स नहीं प्रिपेयर की जाती, इसको हम जनरल प्रॉपर में डालते हैं। तो ऑल दीज आइटम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, व्हेन एडजस्टमेंट परचेज इज शोन ऑन डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब हमने परचेजेज जो है वो एडजस्ट करने के बाद शो करी है डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तब जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ट्रायल बैलेंस में शो किया जाएगा, या जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ट्रायल बैलेंस में शो किया जाएगा, या ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको दोनों को ही नहीं किया जाएगा, या सिर्फ ओपनिंग जो स्टॉक है उसको शो किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर।
अब देखो, जब हमने मतलब जब भी हम वो बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस होता है हमारा, उसके अंदर ये आइटम्स लिखते हैं, परचेज, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब ये बोल रहे हैं कि हमने जो परचेज है वो पहले से ही एडजस्ट कर दी। एडजस्ट करने का मतलब है इन्होंने ओपनिंग स्टॉक को परचेज में एडजस्ट करके फिर लिखा है, ठीक है। तो अगर अब ओपनिंग स्टॉक को तो हम दोबारा से नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि एडजस्ट कर दिया गया उसको परचेज के अंदर, तो फिर क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। तो यानी कि ओनली क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको ट्रायल बैलेंस में शो किया जाएगा, क्योंकि परचेजेस तो एडजस्ट करके, क्या एडजस्ट करके, ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट करके उसको पहले ही एंटर कर दिया गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। द गेन फ्रॉम ए सेल ऑफ कैपिटल एसेट नीड नॉट टू बी एडिड टू रिवेन्यू टू असरटेन द डैश ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो गेन है, कहाँ से गेन है, सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट, एक कैपिटल एसेट को बेचने से जो हमें गेन हुआ है, नीड नॉट टू बी एडिड टू रिवेन्यू, यानी कि उसको रिवेन्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है। किस लिए, टू असर्टेन द डैश ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कौन सा प्रॉफिट जो है वो निकालने के लिए, बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो, 3 तरीके के मेनली प्रॉफिट होते हैं, एक होता है ग्रोस प्रॉफिट, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट में हम सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे हैं उनको घटाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम है उनको कंसिडर करते हैं, और नेट में सारे खर्चे, सारी इनकम सबको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो गेन हुआ है सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि कैपिटल एसेट से जो फायदा हुआ है, तो अब ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो हमारे काम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आइटम्स है वो। तो यहाँ पर कैपिटल एसेट्स के बेचने से हमारा फायदा हुआ है, तो इसको हम ऐड नहीं करते जब रिवेन्यू में। तो कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं, तब निकालते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं। ₹1 लाख इज द नेट सेल ऑफ ए कंसर्न ड्यूरिंग 2021, यानी कि 2021 में नेट सेल जो है वो एक बिजनेस की रही 1 लाख। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 4 टाइम्स, यानी कि जो ITR है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, वो 4 टाइम है। कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट इज द बिगिनिंग। अब देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो 1 लाख है इज द नेट सेल ऑफ ए कंसर्न ड्यूरिंग द ईयर 2021, यानी कि जो नेट सेल है वो कितनी रही, 1 लाख की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है हमें, और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी कि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है। तो ये रेशो वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड सवाल है। जो ITR होता है, ITR मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर तो लेनी है नेट सेल, नीचे लेनी है एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो, इन्होंने हमें नेट सेल भी दे रखी है और रेशो भी दे रखा है, तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 1 लाख क्या है हमारी नेट सेल है, उसके अलावा इन्होंने दे रखा है 4 टाइम्स रेशो है, तो यहाँ पर हम एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं ये 4 टाइम्स, तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे 25,000 के आ गई हमारी 25,000 आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब हमने, इन्होंने बोला कि जो क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री है वो 1.5 टाइम्स है दैट इन द बिगिनिंग, यानी कि इससे हम रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 1.5 टाइम्स है किसकी, ओपनिंग की, हम मान लेते हैं ओपनिंग 1 है तो ये इसकी 1.5 टाइम्स होगी। अब ये 25,000 क्या है, ये एवरेज इन्वेंट्री है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों की जोड़ने के बाद 2 से भाग करना। तो अब हमारे पास 2 ही आइटम है, क्लोजिंग और ओपनिंग, तो इसकी हम एवरेज निकाल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो एवरेज क्या, सॉरी एवरेज तो है, ये टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल हमारी आ जाएगी 50,000, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 क्या है, टोटल इन्वेंट्री है। हमने रेशो कितना निकाला, हमने रेशो निकाला 1.5:1। अब हमें बतानी कौन सी है, इन्होंने पूछा है एंड वाली बतानी है, एंड वाली बतानी है, यानी कि हमें 1.5 की वैल्यू बतानी है। तो देखो रेशो 1 है, ये 1.5 है, तो 2.5 से भाग करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.5 से, तो क्या आ जाएगी हमारी एंड वाली इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ये आ जाएंगे 25 दूनी 50, 20 को इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000, तो 30,000 आ जाएगी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसमें ऊपर लेते हैं नेट सेल, नीचे लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। तो इस तरीके से सवाल में 1 लाख दे रखा है और 4 टाइम्स दे रखा है, हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 लाख को 4 से भाग करके, तो ये 25,000 आ गई। अब इस 25,000 ये एवरेज है, एवरेज से हमने निकाल ली टोटल 50,000 की, और 50,000 को फिर बांट दिया रेशियो में। यहाँ पर बोल ही रखा है इन्होंने सवाल में कि जो क्लोजिंग वाली है वो 1.5 है, मतलब 1.5 टाइम्स है किसकी,
ओपनिंग की, तो ओपनिंग 1 होगी, ये 1.5 टाइम्स होगी, तो 50,000 को हमने बांट दिया इस रेशो में, तो आ जाएगी हमारी क्लोजिंग 30,000। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जो 14 सिद्धांत है किसके मैनेजमेंट की, ये किसने दिए, तो ये दिए हेनरी फ्योल ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या दिए, उन्होंने दिए साइंटिफिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड सवाल। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की, वो कैसे डायमेंशन में होती है, सिंगल में, इक्वल में, लॉन्ग में या मल्टीपल में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज के प्रति एक बिजनेस का क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये होती, ये कोई मतलब इसका कोई सिंगल डायमेंशन नहीं होता, इसमें सारी डायमेंशंस देखे जाते हैं। सारे डायमेंशन का मतलब है मल्टीपल डायमेंशन होती है, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, मल्टीपल डायमेंशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, यानी कि जो ह्यूमन मानवीय जो उद्देश्य है बिजनेस का वो क्या होता है, लेबर को वेलफेयर करना और उसको सेफ्टी देना, या नया प्रोडक्ट डेवलप करना, एडिक्वेट यानी कि अच्छे से प्रोडक्शन करना, नए कस्टमर क्रिएट करना। अब देखो ह्यूमन रिलेटेड है, यानी कि ह्यूमन रिलेटेड है तो सीधी सी बात है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा कि हम बिजनेस जो है वो कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है अपने एम्प्लॉइज़ को, तो ये होगा लेबर वेलफेयर और सेफ्टी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर मैसेज को डिकोड इनकोड करता है, ठीक है, फिर एक चैनल होता है और जो रिसीवर है फिर उसको डिकोड करता है। ये होते हैं उसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो इनकोडिंग भी होता है, चैनल भी होता है, रिसीवर भी होता है। मेजरमेंट नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं होती एज अ एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है विच मैनेजमेंट थिंकर रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1978। कि किस इकोनॉमिक मतलब किस मैनेजमेंट थिंकर को नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर 1978 में, तो ये मिला था हर्बर्ट ए साइमन को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सी एम्प्लॉयमेंट की फीचर नहीं है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो रोजगार है उसकी विशेषता नहीं है। सबसे पहले है टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस तो होती है एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद है एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, तो ये भी होता है एम्प्लॉयमेंट में। रोजगार में ये होता है ना कि इतने टाइम के लिए ऐसे रोजगार। फिर है एलिमेंट ऑफ रिस्क और है फिक्स्ड वेजेज। अब देखो वेजेज फिक्स होती है, मतलब फिक्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट ज़्यादातर केसेज में फिक्स होती है वेजेज की, भाई इतनी आपको सैलरी मिलेगी, इतनी मजदूरी मिलेगी, आप ये कंडीशन है, ये एक इस तरीके से एक एग्रीमेंट होता है। लेकिन बात करें एलिमेंट ऑफ रिस्क की, तो रिस्क का एलिमेंट कुछ ऐसा एज सच होता नहीं है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इन्होंने पूछा था कि कौन सी फीचर नहीं है, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज नॉट द फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म एंड कंडीशन होती है, एग्रीमेंट होता है और फिक्स्ड वेजेस होती हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व, कि जब हम अथॉरिटीज डेलीगेट करते हैं, अब अधिकार जो है वो नीचे वालों को सौंपते हैं, तो इसमें क्या इंक्लूड होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, इंस्पायरिंग द सुबॉर्डिनेट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, असाइनिंग ड्यूटी एंड अथॉरिटी टू सुबॉर्डिनेट। देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक जो अधिकारी है वो अपने नीचे कितने बंदों को कंट्रोल कर रहा है, कितने उसके अंडर काम कर रहे हैं, वो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इंस्पायरिंग सुबॉर्डिनेट्स को इंस्पायर करना। देन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हाउ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे बिहेव होता है, एंड सच लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। फिर है असाइनिंग ड्यूटीज एंड अथॉरिटी ऑफ सुबॉर्डिनेट, यानी कि ड्यूटीज को जो है और या अथॉरिटी जो पावर है, अधिकार है, वो सुबॉर्डिनेट्स को असाइन करना। तो यानी कि हम नीचे वालों को, हमारे जो सुबॉर्डिनेट है उनको असाइन कर रहे हैं क्या, ड्यूटी और अथॉरिटी। तो ये क्या है, हम अधिकार सौंप रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है या आपको लगता है कि गलत आंसर बताया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।